कोरोना के पीछे जो कुर्सी का खेल वो आपको समझ आए। पिछली बार ध्यान है वो तबलीगी जमात को लेके निजामुद्दीन वाले मामले पे क्या बवाल मचा था। कितने लोग थे वहां पे, कितने समय तक थे। और अब कुंभ पे सारा देश कुंभमय। और प्रधानमंत्री, अंततः प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, अच्छा लगा। लेकिन क्या कहा उन्होंने कि शाही स्नान अब जब हो गया है, अब आप कीजिए कि बाकी बचा हुआ कुंभ जो कि 30 अप्रैल तक चला, उसको सांकेतिक रूप से मत कीजिए। यानी कि शाही स्नान से पहले हम विघ्न नहीं होने देंगे, बाकी सब चीजें रुक सकती हैं। तबलीगी जमात और इन सब की तो बिसात ही क्या है। कुंभ का शाही स्नान नहीं रुक सकता, कोई उसमें दखल नहीं दे सकता। क्या संकेत दे रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री शाम को ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने बंगाल में इतनी बड़ी रैली की, इतनी बड़ी रैली देखी नहीं गई। तो सुबह आप कह रहे हैं कि लोगों के इकट्ठा होने से समस्या है, आप कह रहे हैं कृपया इसको रोक दीजिए, और शाम को आप कह रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होने से मजा आ गया। देश को संदेश क्या जाए। कई मायनों में ऐसा लगता है जैसे हम वापस पिछले साल में आ गए, 2020 में आ गए। तौबा तौबा करके 2020 से छुट्टी मिली थी सबके साथ, पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी इतना बुरा साल बीता था कोरोना के चलते। और लग रहा था कि चलिए अब 2021 में आए, उससे तो छुट्टी मिली। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 8-10 दिन से लग रहा है जैसे फिर दोबारा हम 2020 में चले गए। कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है। वैसे इन सब चीजों में मुझे इंटरेस्ट रहता है, स्टैटिस्टिक्स में मुझे इंटरेस्ट रहता है, पैटर्न्स देखने में इंटरेस्ट रहता है। कोरोना की वेव कैसे आई, कैसे बढ़ रही थी। आपको याद है पिछली बार जब हम किया करते थे फेसबुक लाइव, तो हर बार मैं आपको आंकड़े देता था, कुछ प्रोजेक्शंस भी किए थे, देखा था क्या हुआ। एक समझने की कोशिश की थी कि क्यों बढ़ रहा है और कब तक बढ़ेगा, कैसा होगा। तो पहली वेव जब तक बढ़ी, पीक पे पहुंची, उतरी, तब तक तो कुछ समझ आता था। लेकिन सच कहूं तो अब दो चीजें समझ ही नहीं। एक तो ये कि बढ़ने के बाद उतरी क्यों, उतरने के बाद दोबारा सेकंड वेव क्यों आया, किन इलाकों में ज्यादा हुआ, किन इलाकों में कम हुआ, ये समझ ही नहीं आता। महाराष्ट्र में इतना ज्यादा क्यों, उत्तर प्रदेश में इतना कम क्यों? क्योंकि कायदे से वहां की मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह महाराष्ट्र की कम से कम उत्तर प्रदेश से बेहतर है, छत्तीसगढ़ से बेहतर है, झारखंड से अच्छी है। लेकिन वहां ज्यादा, बाकी जगह कम क्यों? और उसके खत्म होने के बाद सेकंड वेव क्यों शुरू हुआ है, ये समझ नहीं आता। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहें तो जिन लोगों ने बहुत प्रिकॉशन लिया उनको भी हुआ, और जिन लोगों ने कतई प्रिकॉशन नहीं लिया वो कई बच गए। तो ये क्यों हुआ? शायद किसी समझदार व्यक्ति से पूछेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई ये चमत्कार है, मैं नहीं समझता है कोई षड्यंत्र है। जरूर कोई पैटर्न है जो हमें समझ नहीं आ रहा, कम से कम मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे। पिछली बार प्रोफेसर गौतम मेनन से हमने बात की थी, तो ऐसे किसी एक्सपर्ट को बुला के उससे पूछेंगे कि भाई जरा समझाइए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने फर्स्ट वेव के भी सारे रिकॉर्ड तोड़। आज का आंकड़ा जो आपके सामने अभी हम रख रहे हैं, आज का आंकड़ा ये दिखा रहा है कि 2,60,533 केस पूरे देश में एक दिन में। ये देखिए, आपको राज्यवार आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, और इसमें जो लेफ्ट पे नीले रंग के आंकड़े हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हर स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ केसेस हुए पिछले 24 घंटे में। और लाल रंग के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं। पूरे देश में हुई हैं 1,492। नंबर ऑफ केसेस महाराष्ट्र में एक दिन में 67,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश अब नंबर 2 पे है, 27,000 से ज्यादा। दिल्ली 24,000, कर्नाटका 17,000, छत्तीसगढ़ 16,000, और केरला 13,000, मध्य प्रदेश 11,000। और इन सब के आंकड़े, मुझे चिंता उत्तर प्रदेश की है। महाराष्ट्र के बारे में है, पूरा देश उसके बारे में चिंतित है, बहुत खराब स्थिति है।
दिल्ली पे जो कि मीडिया का वैसे भी ध्यान रहता है, तो दिल्ली की चर्चा हो रही है। और हाँ, इतने छोटी जगह पे इतने 24,000 केसेस होना अपने आप में बहुत चिंता की बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दिल्ली में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, हमें पता लग रहा है। मेरी चिंता उत्तर प्रदेश के बारे में है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य, इतनी जनसंख्या है, इतनी खराब मेडिकल फैसिलिटीज की स्थिति है। अगर वहां बढ़ा, और दूसरा छत्तीसगढ़ के बारे में चिंता है, 16,000 केसेस छत्तीसगढ़ के भी है। इन राज्यों में इतनी बुरी अवस्था है कि अगर ये फैलती है जिस तरह से अब फैलती हुई लग रही है, तो क्या स्थिति होगी। ये उन्हीं आंकड़ों का एक विस्तृत स्वरूप आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरे बता रहे हैं, पहले दो तो मैं बता ही चुका, टोटल नंबर ऑफ केसेस और टोटल डेथ्स। उसके अलावा बता रहे हैं टीपीआर। टीपीआर का मतलब होता है, अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाए तो उनमें से कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब 14 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी कि लगभग हर सातवां व्यक्ति इस वक्त पॉजिटिव निकल रहा है जो टेस्ट करवा रहे हैं। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। अमूमन 5-7% हुआ करता था, शुरू में तो 1-2% हुआ करता था जब कोविड की फर्स्ट वेव थी। 14% का मतलब है बहुत फैला है। शायद इसका एक कारण ये भी है कि लोग अब आ, थोड़ा आसानी से बाहर आ रहे हैं। पिछली बार तो ऐसा लगता था कि पता नहीं, बाप रे, किसी को हो गया तो समझिए उसका तो स्टिग्मा हो गया, जैसे उसको कोई छूने को तैयार नहीं, पड़ोसी बात करने को तैयार नहीं। तो कई लोग डर के मारे टेस्ट भी नहीं करवाते थे। इस बार शायद ये भी हो रहा है कि लोग कम से कम टेस्ट करवा रहे हैं, समझ आ गया है कि बीमारी कैसी है, क्या है। अब यही आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 29% है, महाराष्ट्र में 25%। अब हर चौथा व्यक्ति महाराष्ट्र में जो टेस्ट करवा रहा है वो पॉजिटिव निकल रहा है। पॉजिटिव एक बहुत पॉजिटिव शब्द हुआ करता था, अब देखिए पॉजिटिव से कितना डर लगने लगा है, पॉजिटिव शब्द से डर लगने लग गया है। वैक्सीनेशन कितना हुआ है देश में? अभी तक 7%। अब हमें काफी समय हो गया वैक्सीनेट करवाते, अभी भी 100 में से केवल 7 भारतीयों का वैक्सीनेशन हुआ है। यानी कि इस स्पीड से चलते रहे तो कितना समय लग जाएगा हमें वैक्सीनेशन करने के लिए पूरे देश का। आप ही सोचिए, बीमारी फैल रही है, लेकिन क्या हमारा रेस्पॉन्स बदल रहा है? बीमारी पिछली बार की तरह फिर बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, उससे भी ऊंची हो गई है। क्या हम बेहतर तैयार हैं? दुर्भाग्यवश इसका उत्तर पॉजिटिव नहीं। वही खबरें, उससे भी ज्यादा बुरी खबरें। अस्पताल भरे हुए हैं, बेड मिल नहीं रहे हैं, वेंटिलेटर है नहीं, पेशेंट एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भाग रहे हैं, ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया है। छोटे शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं बची है, शमशान घाट में जगह नहीं बची है। जगह जगह से खबर आ रही, इतनी कि हमने सोचा कि ये तस्वीरें हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि क्या दिखाना ये। और सिर्फ किसी एक सरकार, एक राज्य सरकार, एक पार्टी को दोष देना शायद ठीक नहीं होगा। हमारे पूरे देश की व्यवस्था ऐसी है कि इतनी बड़ी महामारी का सामना करने की हम स्थिति में नहीं। पिछले साल हम सामना करने की स्थिति में नहीं थे, तो एक तरह से समझ आता था कि चलो भाई, महामारी है, किसे पता था, अचानक आन पड़ी, पूरी दुनिया के अंदर बुरी हालत। मगर अब तो एक साल तैयारी के लिए हमें मिल गया। एक साल के बाद भी अब प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि रिव्यू किया है प्रधानमंत्री ने और निर्देश दिए हैं कि दवाई की, ऑक्सीजन की, इनसे बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। की जाए का क्या मतलब है सर? ये तो एक साल से चल रहा है। लॉकडाउन किस लिए हुआ था? लॉकडाउन इसीलिए किया गया था, लॉकडाउन से बीमारी नहीं रुकनी थी, हर डॉक्टर ये बात बता रहा था। लॉकडाउन तो केवल तैयारी के लिए हुआ था। अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई और तैयारी हमने की नहीं। क्या सीखा हम? फिर वही लॉकडाउन की फॉर्मूले दोबारा अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड में, राजस्थान में भी वीकेंड के अंदर अब लॉकडाउन कर दिया गया है। कई राज्यों और शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू है। मैं तो समझा नहीं भाई कि क्या वायरस रात को बहुत ज्यादा फैलता है? नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है? शायद ये है कि भाई दफ्तर, दुकानें, बाजार खुले, बाकी सब चीजें रोक दी जाए, लेकिन बाकी सब बचता ही क्या है अगर आपने इन सबको खोल दिया तो? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक देश के रूप में, मैं कोई किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा,
एक देश के रूप में क्या हम इतने बड़े संकट और महामारी से कुछ सीख पाए? इसका उत्तर पॉजिटिव नहीं। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं, जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, एक चीज है जो सीधे सीधे पार्टियों और राजनीति से जुड़ी। इस देश में सब कुछ बंद हो सकता है, ना कुंभ बंद होगा, ना राजनीति का कुंभ बंद। अगर दिल्ली में, बाकी शहरों में आप अपनी कार के अंदर बंद कांच के अंदर चल रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। और वहीं हजारों नहीं लाखों लोगों की रैलियां की जा रही। वही प्रधानमंत्री सुबह कहते हैं कि शाही कुंभ, देखिए आप ये तस्वीर, अमित शाह जी की तस्वीर देखिए, गृह मंत्री हैं देश के। अगर आपको लगे कि किसी एक पार्टी की दिखा रहे हैं तो शायद अगली के अंदर ममता बनर्जी भी आपको दिखाई दे जाएंगी। सब तस्वीरें हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा चुनाव? पता नहीं इसका क्या उत्तर है। चुनाव नहीं रुक सकता। बिहार के अंदर चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हो रहा है, होगा। और लिमिट क्या लगी? इलेक्शन कमीशन ने लिमिट लगाई कि 7 बजे के बाद कोई रैली नहीं की जा सकेगी, प्रचार नहीं किया जा सकेगा। सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे के बीच। 10 बजे से पहले तो कोई रैली करता ही नहीं सुबह। अब आप सोचिए कौन लोग हैं जिन्हें 7 बजे के बाद रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती, और कौन लोग हैं जो कि रात 10 बजे तक रैली कर सकते हैं। एक साधारण उत्तर जो मन में आता है वो ये कि जिस नेता को रात तक दिल्ली में आके डिनर करना है वो 7 बजे के बाद रैली नहीं कर सकता, और जिसे वहीं बंगाल में रह के दाल भात खानी है वो तो 10 बजे तक रैली कर सकता है। अब समझे आप किसकी रैली रुकी और किसकी नहीं रुकी। जब चुनाव आयोग इस तरह के फैसले लेता है तो समझ नहीं आता कैसे टाइम। जब खबर आती है कि देश के जो परसों तक चुनाव आयुक्त थे वो शायद कल गोवा के गवर्नर बनने वाले हैं, ऐसी खबर है, तो समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। ये हो क्या रहा है? चुनाव आयोग को भूल जाइए। सिर्फ किन किन चीजों पे पाबंदी है और किन पे पाबंदी नहीं है, इसका रजिस्टर आप बनाए तो आप समझ जाएंगे इस देश में क्या होता है। कोरोना के पीछे जो कुर्सी का खेल है वो आपको समझ आ। पिछली बार ध्यान है वो तबलीगी जमात को लेके निजामुद्दीन वाले मामले पे क्या बवाल मचा था? कितने लोग थे वहां पे, कितने समय तक थे? और अब कुंभ पे सारा देश कुंभमय है। और प्रधानमंत्री, अंततः प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, अच्छा लगा। लेकिन क्या कहा उन्होंने कि शाही स्नान अब जब हो गया है, अब आप कीजिए कि बाकी बचा हुआ कुंभ जो कि 30 अप्रैल तक चलना, उसको सांकेतिक रूप से मना लीजिए। यानी कि शाही स्नान से पहले हम विघ्न नहीं होने देंगे, बाकी सब चीजें रुक सकती हैं। तबलीगी जमात और इन सब की तो बिसाती क्या है। कुंभ का शाही स्नान नहीं रुक सकता, कोई उसमें दखल नहीं दे सकता। ये हम क्या संकेत दे रहे हैं? और वही प्रधानमंत्री शाम को ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने बंगाल में इतनी बड़ी रैली की जितनी बड़ी रैली देखी नहीं गई। तो सुबह आप कह रहे हैं कि लोगों के इकट्ठा होने से समस्या है, आप कह रहे हैं कृपया इसको रोक दीजिए, और शाम को आप कह रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होने से मजा आ गया। देश को संदेश क्या जाए? कल ही एक और खबर आई जो साकेत गोखले, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने रिलीज की है। कहते हैं कि विद्यानों का कल महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार में चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कह रही है हमें दवाई उपलब्ध नहीं करवाई जा रही पर्याप्त मात्रा में। ये दवाई का भी बड़ा खेल है। हम कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को दवाई दे सकते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे अपने देश में अब झगड़ा चल रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किसको ज्यादा दवाई दे रही है, किसको कम दवाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि दवाई की सप्लाई हमारे यहाँ खत्म हो गई है, और वहीं पे महाराष्ट्र में कोई 4.25 करोड़ रुपए की दवाई का जखीरा पकड़ा जाता है। ये जो दवाई है रेमडेसिविर, इसका 4.25 करोड़ रुपए का ट्रक पकड़ा जाता है।
आप सोचेंगे स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग नहीं, हकीकत क्या थी, जब उसको रोका गया तो थोड़ी देर बाद वहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब पहुंचे। उन्होंने कहा ये तो हमारी दवाई है, हमने मंगवाई है बीजेपी के उससे देने के लिए। माने ये दवाई जो कि इस वक्त लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है, जो महाराष्ट्र सरकार कह रही है केंद्र सरकार से कि हमें दीजिए, केंद्र सरकार कह रही है नहीं दे सकते, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हैं कि पता लग रहा है प्रधानमंत्री बिजी हैं चुनाव के अंदर, आपको बाद में फोन पे बात करेंगे। वो दवाई एक राजनीतिक पार्टी मंगा रही है, या तो अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए या अपने दफ्तर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये सरकार है इस देश में कि नहीं? ये जो कोरोना और कुर्सी के खेल का चक्कर है, ये इस देश की हकीकत हमारे सामने ला। अब मैं इस सब की बात करूं और किसान आंदोलन की बात ना करूं तो आपको लगेगा देखिए बाकियों की बातें करते हैं, अपनी बात छुपा गए। क्या कोरोना से किसान आंदोलन के लिए कुछ खतरा है या नहीं है? हमारे देश के मंत्री जी, जिन्हें ये फुर्सत न मिली कभी कहने की कि जरा कुंभ रोक दीजिए, जहां लोग एक दूसरे के साथ सट के स्नान कर रहे हैं, वहां नहीं मिली, लेकिन उन्हें ये जरूर फुर्सत मिली कि उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में किसानों से मेरी अपील है कि ये बीमारी है, कृपया आप अपना आंदोलन बंद कर दीजिए। कहीं पे भी लोग इकट्ठे हों, इससे रिस्क है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आपने कुंभ के बारे में क्यों नहीं कहा, आपने बंगाल के बारे में क्यों नहीं कहा। अगर सब जगह गलतियां हो रही हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गलती करें, कम से कम हमें जिम्मेवारी से रहना चाहिए। मैं दो तीन बात आपके ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब किसानों का मोर्चा शुरू हुआ 26 नवंबर को दिल्ली में, उस वक्त दिल्ली में कोरोना जारी था, कोरोना की पहली वेव चल रही थी। आपको कभी भी खबर आई सिंगू बॉर्डर से, टिकरी से, गाजीपुर से, शाहजहांपुर से कि कोरोना का हॉटस्पॉट बना? नहीं आई ना। पहली बात मैं चाहता हूं हम याद रखें, कोरोना की पहली वेव के दौरान और सेकंड वेव का अभी तक जितना भी समय हुआ है, किसी भी किसान मोर्चे से कहीं भी कोरोना का हॉटस्पॉट बनने की कोई खबर नहीं। शायद किसान कुछ ध्यान रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम किसान साथियों से, अपने किसान नेताओं से, सबसे अनुरोध करूंगा कि रूलिंग पार्टी कुछ भी करे, किसी तरह के खेल करे, हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो बहुत महंगे महंगे सैनिटाइजर की कोई जरूरत नहीं है, बस साबुन और पानी से बहुत अच्छे से काम चल जाता है। साबुन पानी से हाथ धोएं, मास्क लगा के रखें ताकि एक दूसरे तक हमारी सांस ना पहुंचे। जब हम लोगों के पास हैं, सामने हैं, एक दूसरे तक हमारी सांस ना पहुंचे इसका ध्यान रखें। और सफाई का ध्यान रखें। खुशकिस्मती से हमारे यहाँ पे मोर्चों में जो लंगर लगे हैं, क्योंकि लंगर की परंपरा से आते हैं, वहां सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है जो देख के बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल गुरुद्वारों की परंपरा है जहां इतना सफाई का ध्यान रखा जाता है, वो करें। तो कोरोना वायरस की वजह से किसान आंदोलन को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। रही बात वैक्सीनेशन की, उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए कैंपों के अंदर, जैसे बाकी सब बस्तियों में होती है। यहाँ भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। और जो समझता है लगाए, हालांकि इस पे फिर बहस है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इन सब पे किसी अलग दिन किसी एक्सपर्ट से बात करके करेंगे, क्योंकि हर चीज के ऊपर मेरी अपनी राय हो जरूरी नहीं। हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है, हर चीज के बारे में हमारी राय होती है, एक पक्की राय होती है, वो सब जरूर बनाने की जरूरत नहीं। किसी एक्सपर्ट को लाएंगे, उनसे बात करेंगे, दो अलग जो व्यू है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन की हमारे कैंप्स में व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था की किसान भी बाकियों की तरह अपनी वैक्सीनेशन लगा सकें। मोर्चों को छोड़ने की, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग मोर्चों में आना चाहते हैं उन्हें रोकने की भी कोई जरूरत नहीं। कोरोना भी चलेगा, कोरोना के खिलाफ संघर्ष भी चलेगा, तीन कानूनों के खिलाफ संघर्ष भी चलेगा। दोनों संघर्ष एक साथ चलेंगे और अंततः इन दोनों में हम जीतेंगे।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।